अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू लॉ इट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अपनी पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वॉर, आर्म्ड कन्फ्लिक्ट एंड अदर हॉस्टिलिटीज़, जो कि LLB ऑन फोर्थ सेमेस्टर की आउटलाइन का एक टॉपिक है। तो बिफोर स्टार्टिंग अवर टुडेज़ वीडियो, लेट्स टेक अ रिव्यू ऑफ आवर प्रीवियस वीडियो दैट वाज रिगार्डिंग इंटरनेशनल डिस्प्यूट एंड देयर रिजोल्यूशन। तो अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि इंटरनेशनल डिस्प्यूट क्या होता है और उसके और वॉर के दरमियान में डिफरेंस क्या होता है। रिवाइज़ करते हुए आपको बताता चलूँ कि इंटरनेशनल डिस्प्यूट तब अराइज होता है जब दो या दो से ज़्यादा स्टेट जो है किसी मैटर ऑफ फैक्ट या मैटर ऑफ लॉ के ऊपर आपस में डिसएग्रीमेंट पर आ जाए। ठीक है, जब वो आपस में डिसएग्रीमेंट पर आ जाए तो उसका मतलब होता है उनके दरमियान में एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट अराइज हो गया है। उन इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए इंटरनेशनल लॉ के अंदर कुछ ऑब्लिगेशंस हैं कि आपने जो है सबसे पहले तो इनको जो फ्रेंडली तरीके होते हैं, एमिकेबल जो मोड्स होते हैं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के, उनके थ्रू इनको हल करना है। लेकिन अगर उन तरीक़ों से काम नहीं बन रहा, फिर आप जो है फोर्सिबल या कोर्सिव जो मोड्स ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हैं उनकी तरफ जा सकते हैं। फोर्सिबल एंड कोर्सिव मोड्स ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में हमने एक लास्ट में पॉइंट डिस्कस किया था वॉर, के वॉर इज़ एन अल्टीमेट सैंक्शन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, कि जब जो है आपके सारे मीन्स, सारे मोड्स ऑफ रिजोल्यूशन जो है वो एग्जॉस्ट हो जाए तो फिर उसके बाद स्टेट्स के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो है वॉर का, दैट दे कैन वेज अ वॉर। तो आज हम जो है अपनी इस वीडियो में वॉर को डिस्कस करेंगे। वॉर और आर्म कन्फ्लिक्ट में क्या डिफरेंस होता है, आर्म कन्फ्लिक्ट कितने किस्म के होते हैं और उसके अलावा जो है दूसरी हॉस्टिलिटीज़ से क्या मुराद है यहाँ पर। सबसे पहले तो ये कि वॉर का मतलब क्या है। वॉर वी कैन से इट इज़ एन एग्रेवेट फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट। इंटरनेशनल डिस्प्यूट में सिर्फ एक डिसएग्रीमेंट होती है, लेकिन वो डिसएग्रीमेंट को लेकर आगे चलते हुए जब आप जो है एक स्टेट दूसरी स्टेट के ख़िलाफ़ फोर्स का या फिर जो है उनके खिलाफ वायलेंस का इस्तेमाल कर दे तो वो जो है वॉर के ज़ुमरे में आ जाते हैं। ठीक है, अब मिस्टर स्टार्क ने जो है वॉर को किस तरीके से डिफ़ाइन किया है, हम इस चीज़ को देखते हैं। मिस्टर स्टार्क ये कहते हैं कि अ कॉन्टेस्ट बिटवीन टू और मोर स्टेट्स, कि वॉर जो है एक कंटेस्ट होता है, एक मुकाबला होता है दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के दरमियान, प्राइमरली थ्रू देयर आर्म्ड फोर्सेस, जो कि मेनली मुश्तमिल होता है यूज़ ऑफ आर्म फोर्सेस, मतलब जो उनकी आर्म फोर्सेस वो जो कि असला लेस होती हैं। द अल्टीमेट पर्पज़ ऑफ ईच कंटेस्टेंट और ईच कंटेस्टेंट ग्रुप बीइंग टू वैंक्विश द अदर, और उनमें जो पार्टीज़ होते हैं, जो कंटेस्टेंट्स होते हैं, वो दो हैं या दो से ज़्यादा हैं, या फिर उनके ग्रुप्स होते हैं, एक साइड एक ग्रुप, दूसरी साइड दूसरी ग्रुप, जब अलाइनेशंस वगैरह बन जाती हैं तो उनका जो अल्टीमेट पर्पज़ ये होता है कि उन्होंने जो है अगले बंदे को, उनकी जो अपोजिंग पार्टी है उसको वैंक्विश करना है एंड इम्पोज इट्स ओन कंडीशन ऑफ पीस, और अपनी जो है कंडीशन पीस के लिए उन्होंने उनके ऊपर इम्पोज करनी है। फॉर एग्जांपल, एक स्टेट जो है दूसरी स्टेट के साथ जो है किसी फैक्ट से रिलेटेड डिसएग्रीमेंट में आ जाती है। अब वो क्या करेगी, एक स्टेट अपने जो दोस्त कंट्रीज़ होंगे उनके साथ अलाइन होकर, और जिस स्टेट के साथ उनका डिस्प्यूट है उनके खिलाफ जो है वो वायलेंस इख्तियार कर लेती है, तो वहाँ पर वॉर इनिशिएट हो जाती है। अब जो स्टेट जो है वो वायलेंस इख्तियार करती है, यूज़ ऑफ फोर्स करती है, वहाँ पर आर्म कन्फ्लिक्ट जो है फोर्सेस का इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है, तो उनका अल्टीमेट पर्पज़ ये होता है कि जो अगली वाली स्टेट है उसको आपकी टर्म्स के ऊपर, उनको डिफीट करने के बाद अपनी टर्म्स उनके ऊपर इम्पोज करना और अल्टीमेटली जो है एक पीस वाली सिचुएशन क्रिएट करना आपके मुताबिक। सेकेंडली जो है हमारे पास मिस्टर हॉल ने बहुत जो है फैसिनेटिंग तरीके से इस चीज़ को डिफ़ाइन किया है। मिस्टर हॉल ये कहते हैं कि वार जो है वो कब, मतलब रिक्विज़ाइट्स क्या होती हैं वार के, एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट वार के ज़ुमरे में कब आ जाता है। वो ये कहते हैं कि व्हेन डिफरेंसेस बिटवीन स्टेट्स रीच अ पॉइंट एट विच बोथ पार्टीज रिजॉर्ट टू फोर्स, के एक स्टेट के दरमियान में जब डिफरेंसेस जो हैं ऐसी हद तक पहुंच जाते हैं, इस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं कि वो जो है फोर्स का इस्तेमाल करने पर जो है मजबूर हो जाते हैं, और वन ऑफ देम डज एक्ट्स ऑफ वायलेंस, और फिर जो है उन दोनों में से एक जो है एक्ट्स ऑफ वायलेंस करता है, मतलब फोर्स इस्तेमाल करता है किसी दूसरे के खिलाफ, विच द अदर चूजेस टू लुक अपॉन एज अ ब्रीच ऑफ द पीस, जो कि जिसके खिलाफ वायलेंस इस्तेमाल की जाती है वो इसको इस नज़र से देखता है कि ये लोग तो जो पीस है उसकी ब्रीच कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में द रिलेशन ऑफ वॉर इज सेटअप, वॉर की जो रिलेशन है, वॉर की जो सिचुएशन है वहाँ पर वो एग्जिस्ट होना शुरू हो जाती है। इन विच कॉम्पिटेंट्स में यूज़ रेगुलेटेड वायलेंस अगेंस्ट ईच अदर, जिसमें जो कॉम्पिटेंट्स से मुराद वो जो कि जंग का हिस्सा होते हैं, जो विच आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन वॉर,
वो जो है एक दूसरे के खिलाफ वायलेंस इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, अनटिल वन ऑफ द टू हैज़ बीन ब्रॉट टू एक्सेप्ट सच टर्म्स एज हिज एनिमी इज़ विलिंग टू ग्रांट। जब तक वो वायलेंस तब तक जारी रहती है जब तक जो है उन दोनों में से एक जो है वो दूसरे अपना जो एनिमी है उसको अपनी टर्म्स के ऊपर मुत्तफिक ना कर ले। अब वो जो है डिफीट की सूरत में हो या फिर जो है वार का एंड किसी अग्रीमेंट के तहत, सीज़ फायर के तहत हो रहा हो। तो ये तो होगी हमारी वॉर की डेफिनेशन। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि वॉर और आर्म कन्फ्लिक्ट में फ़र्क क्या है। अगर ये दोनों एक चीज़ें हैं तो इंटरनेशनल लॉ में इन दोनों वर्ड्स को क्यों यूज़ किया गया। तो जी वॉर एंड आर्म कन्फ्लिक्ट जो है उसमें द बेसिक डिफरेंस इज़ दैट जब वार होती है, वार से मुराद ये होता है वहाँ पर दो स्टेट्स की इन्वॉल्वमेंट आ रही है कि फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में वार की बात करूँ तो उससे मुराद ये होगा कि पाकिस्तान की जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो इंडिया का जो बॉर्डर है उसको क्रॉस करने के बाद, उनकी टेरिटरी में इंटर होने के बाद उनके साथ जंग करती हैं। वायलेंस तो वहाँ पर भी है, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, जो आपकी नेशनल डिफेंस फोर्सेस है वो जा रही हैं किसी दूसरे स्टेट के खिलाफ जंग करने के लिए, तो उसको हम वार कहते हैं। लेकिन एट द अदर हैंड जो आपका आर्म कन्फ्लिक्ट होता है, आर्म कन्फ्लिक्ट में ऐसे नहीं होता। आर्म कन्फ्लिक्ट आपका विद इन स्टेट भी हो सकता है, आर्म कन्फ्लिक्ट जो है आपका इनडायरेक्ट तरीके से भी हो सकता है। तो इन शॉर्ट वी कैन से आर्म कन्फ्लिक्ट जो है वो लेस एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ वार है, जिसमें इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी तो नहीं होती, लेकिन स्टेट जो है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से वो वार ही लड़ रही होती है। तो लेकिन यहाँ पर इनको जो है डिफरेंट रखने का मकसद स्टेट्स का ये था कि इंटरनेशनल लॉ चूँकि आपको पता है वो वार को एब्सोल्युटली प्रोहिबिट करता है, तो स्टेट जो है अपनी वार को एक आर्म कन्फ्लिक्ट का नाम देकर या उसको नॉन इंटरनेशनल आर्म कन्फ्लिक्ट का नाम देकर अपनी जो ऑब्लिगेशंस हैं उनसे इस्केप करते हैं। तो अब सवाल यहाँ और ये पैदा होता है कि भाई आर्म कन्फ्लिक्ट की कौन सी इकसाम होती हैं। आपने सुना होगा कि आर्म कन्फ्लिक्ट जो है वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है इंटरनेशनल आर्म कन्फ्लिक्ट, सेकंड होता है नॉन इंटरनेशनल आर्म कन्फ्लिक्ट। तो ये चीज़ें वैसे तो टर्म से ही वाजी हैं, लेकिन इसको जो है हम एक केस लॉ के कॉन्टेक्स्ट से देखते हैं। ICTY ने द प्रोसिक्यूटर वर्सेस टार्डिक जजमेंट में ये साइड किया, ये होल्ड किया कि एक इंटरनेशनल आर्म कन्फ्लिक्ट कब होता है और नॉन इंटरनेशनल आर्म कन्फ्लिक्ट कब होता है। तो उनके मुताबिक इंटरनेशनल आर्म कन्फ्लिक्ट से मुराद है कि एन आर्म कन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट व्हेन एवर देयर इज़ अ रिजॉर्ट टू आर्म फोर्स बिटवीन स्टेट्स, कि जब भी दो स्टेट्स के दरमियान में एक फोर्स का इस्तेमाल हो रहा होगा, आर्म फोर्स का वहाँ पर इस्तेमाल हो रहा होगा, तो वो आपका इंटरनेशनल आर्म कन्फ्लिक्ट कहलाएगा। एट द अदर हैंड जो है उन्होंने सेम जजमेंट में ये हेल्ड किया कि जब आपका नॉन इंटरनेशनल आर्म कन्फ्लिक्ट कब होता है, तो इनके मुताबिक जो है व्हेन एवर देयर इज़ अ प्रोटेक्टेड आर्म वायलेंस बिटवीन गवर्नमेंटल अथॉरिटीज़ एंड ऑर्गेनाइज्ड आर्म ग्रुप्स और बिटवीन सच ग्रुप्स विद इन अ स्टेट, कि जब जो है एक स्टेट के अंदर ही जो है दो गवर्नमेंटल अथॉरिटीज़ आपस में लड़ रही हों या फिर दो जो है वो आर्म ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि नॉन स्टेट एक्टर्स जिनको हम कहते हैं वो आपस में लड़ रहे हों, या फिर जो है एक गवर्नमेंटल अथॉरिटी और एक जो है आर्म ग्रुप आपस में लड़ रहा हो, तो और विद इन द स्टेट ये सारा काम हो रहा हो, तो ये आपका नॉन इंटरनेशनल आर्म कन्फ्लिक्ट होता है। एक चीज़ यहाँ पर और डिस्कस करता चलूँ कि इंटरनेशनल जब भी आर्म कन्फ्लिक्ट आपका होता है या लॉ ऑफ वॉर की सिचुएशन होती है, तो आपने एक चीज़ सुनी होगी कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ है, लेकिन ऐसे नहीं होता। जंग के लिए भी हमारे पास कुछ कवानीन होते हैं जिनको हम इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ कहते हैं, और उसके दूसरे नाम जो लॉ ऑफ आर्म कन्फ्लिक्ट और लॉ ऑफ वार भी उसको कहा जाता है। तो बेसिकली IHL का मकसद ये होता है कि आप लोग जंग करें, लेकिन जंग में जो है वो लोग जो कि जंग का हिस्सा नहीं है आपने उनको प्रोटेक्ट करना है। वो लोग जो कि जंग का हिस्सा थे लेकिन दे आर नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ दैट वार और आर्म कन्फ्लिक्ट, आपने उन लोगों को भी प्रोटेक्ट करना है। और उसके अलावा जो है आप जिन तरीक़ों से जंग कर रहे हैं उनके जो मीन्स एंड मोड्स होंगे वो लिमिटेड होंगे, वो हमें प्रिस्क्राइब कर दिए गए हैं इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ में। तो वो जो ओल्ड कोटेशन थी कि लॉज आर साइलेंट इन टाइम्स ऑफ वार, नो मोर होल्ड्स द वाटर, तो लॉज जो है वो एप्लीकेबल होते हैं वॉर के टाइम पे, और वो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की शक्ल में हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आफ्टर डिस्कसिंग व्हाट इज़ वॉर, व्हाट इज़ आर्म कन्फ्लिक्ट and what are the types of armed conflict, will conclude our video that war जो है वो एक एग्रीवेट फॉर्म है इंटरनेशनल डिस्प्यूट की। जब इंटरनेशनल डिस्प्यूट सीधे तरीके से हल नहीं होता तो स्टेट्स के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वो दूसरी स्टेट की टेरिटरी, उसकी जो सॉवरेनिटी है उसको वायलेट करते हुए उसमें इंटर हों और जो है आर्म फोर्सेस का इस्तेमाल करें। लेकिन वॉर और आर्म जो कन्फ्लिक्ट है
उनमें डिस्टिंग्विश रखा गया है। आप जहाँ भी देखेंगे यूनाइटेड नेशन के चार्टर में ज़्यादातर वॉर का वर्ड यूज़ हुआ है, लेकिन इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ में कहीं भी वॉर का वर्ड आपको देखने में नहीं मिलेगा। वहाँ पर वर्ड यूज़ ही होता है आर्म कन्फ्लिक्ट। क्यों? क्योंकि स्टेट जो हैं वो अपनी वॉर की जो ऑब्लिगेशन है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ कहता है कि भाई आप जो है वार और थ्रेट ऑफ इवन यूज़ ऑफ फोर्स और थ्रेट ऑफ यूज़ ऑफ फोर्स जो है आपको एब्सोल्युटली प्रोहिबिटेड है अंडर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन यूनाइटेड नेशन के चार्टर में। लेकिन स्टेट जो है अपनी इस ऑब्लिगेशन से स्केप करने के लिए अपनी उस वार को एक जो है आर्म कन्फ्लिक्ट का नाम देते हैं। फिर वो कहते हैं कि भाई नॉन इंटरनेशनल आर्म कन्फ्लिक्ट था या इंटरनेशनल आर्म कन्फ्लिक्ट था इस वजह से। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि वॉर क्या होता है, वॉर और आर्म कन्फ्लिक्ट के दरमियान में डिफरेंस क्या होता है और आर्म कन्फ्लिक्ट की टाइप्स कौन सी होती है। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।